कल हम लोगों ने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आओ आज देखते हैं वो चैप्टर जिसका तुम्हें था इंतजार, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 3 क्वेश्चन चैप्टर से जनरली पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 भी पूछे गए हैं, लेकिन मिनिमम 3 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है। हल्के में लेकर के मजे मजे में चैप्टर मत उड़ा देना, क्योंकि अच्छा चैप्टर है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। हार्मोन वाले चैप्टर से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं 11th के, जितना हार्मोन यहां से पूछा जाता है। तो ज्यादा मजाक मस्ती में चैप्टर मत लेना। कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, 1.5 घंटे के आसपास का चैप्टर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जितने भी वन शॉट आएंगे 4-5 घंटे का वन शॉट कोई नहीं लगाएंगे। वन शॉट मतलब छोटा वीडियो होगा, 1.5 घंटे के आसपास का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे वो नीट देने जा रहे हो या फिर बोर्ड देने जा रहे हो, दोनों के लिए। तो आओ स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सुनना, ज्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, चैप्टर की बात ज्यादा होगी। चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सब कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। जैसे एनसीईआरटी में सीक्वेंस फॉलो किया हुआ है, सेम सीक्वेंस वही है। वैसे एनसीईआरटी का सीक्वेंस कोई बहुत अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन अभी अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है, सामने एनसीईआरटी खोलो। हाँ, एक बात और, नीचे वीडियो के लिंक में या चैनल पे जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वीडियो के नीचे वहां नोट्स मिल जाएगा तुम्हें। टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां नोट्स मिल जाएगा, सबसे अच्छा नोट्स मिल जाएगा। देखो, बातें कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे, ध्यान से सुनो। चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी शुरू से जहां बात करती है कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और विविपेरस होते हैं, मतलब बच्चे पैदा करने वाले होते हैं। ह्यूमन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये विविपेरस होते हैं, बच्चे पैदा करने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट कौन कौन से हैं इस पूरे कहानी में, कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव इवेंट आएगा वो देखो ध्यान से। सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी है कि गैमीट बने, और गैमीट का बनना कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। और इस गैमीट के फॉर्मेशन में मेल गैमीट बनेगा तो स्पर्म, और फीमेल गैमीट बन रही है तो ओवम। मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम। गैमीट बन गया, मेल गैमीट बन गई, फीमेल गैमीट बन गया, और फीमेल गैमीट के इंसेमिनेशन, दूसरा स्टेप। गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, गैमीट को भेजना पड़ेगा, मेल गैमीट को पहुंचाना पड़ेगा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक, मतलब वेजाइना तक, क्योंकि वहां जाकर के आगे फैलोपियन ट्यूब होगा, जहां ओवम रिलीज होगा, एम्पुला पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप है कि स्पर्म को पहुंचाना या भेजना कहां तक, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक या वेजाइना तक, जिसको कहते हैं इंसेमिनेशन। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाए, वो है फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जरूरी बातें हैं, गैमीट बनना भी चाहिए और गैमीट फ्यूज भी होना चाहिए। गैमीट बन भी रहा है, गैमीट फ्यूज भी हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन। गैमीट फ्यूज होंगे, मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन एम्ब्रियो बनने के ही रास्ते में बीज का एक और हिस्से होता है ब्लास्टोसिस्ट। एनसीईआरटी ने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा है, इसलिए हमने भी ब्लास्टोसिस्ट का जिक्र यहाँ किया है। तो जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के बीच में आएगा ब्लास्टोसिस्ट। कैसे बनेगा आगे देखेंगे। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, जो एम्ब्रियो के बनने के बीच में आया है ब्लास्टोसिस्ट, तो कह रहा है जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और उस एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो बनने से पहले है ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाए यूट्रस की वॉल से। यूट्रस की कौन सी वॉल से, आगे आएगा, यूट्रस की 3 वॉल है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर है इंडोमेट्रियम, उसी एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाए ये ब्लास्टोसिस्ट, इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट,
इम्प्लांट हो गया, ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच हो गया यूट्राइन वॉल से, इंडोमेट्रियम से, गेस्टेशन, वो इम्प्लांटेशन था, ये है गेस्टेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया, अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कहते हैं गेस्टेशन। ह्यूमंस में ये गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है और 9 मंथ बाद बेबी डिलीवर है, बेबी तैयार है डिलीवरी के लिए और उसी डिलीवरी को कहते हैं पार्चुरेशन। तो बेबी का डिलीवर होना ये कहलाता है डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्चुरेशन। चलो नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? ये तो इवेंट हो गए, कौन कौन से हो गए एक बार बोल के बोलो। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, उसके बाद गेस्टेशन और पार्चुरेशन। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। सुनना, मेल रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या क्या है? कह रहा है सबसे पहले मेल के पास है एक पेयर टेस्टिस जिसकी लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर, जिसकी विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर। मेल में एक पेयर टेस्टिस, लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर। ये लेंथ और विड्थ याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में अगर लिखा है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस है और ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं और इस 250 कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके पहले ये वाला पार्ट देख लो। टेस्टिस है, एक पेयर है जिसकी लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर, जिसकी विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर। ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जिस पाउच में प्रेजेंट है उस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, उस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम, टेस्टिस स्क्रोटम में इसलिए प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है बॉडी टेम्परेचर से कम। कितना कम? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्क्रोटम बोलते हैं। एब्डोमेन में नहीं है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखा गया है इसलिए ताकि उसका टेम्परेचर अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम हो। कितना कम हो? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस या 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी का डेटा है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 के आसपास होता है, यहाँ का टेम्परेचर 35 के आसपास का होता है। इसलिए होता है क्योंकि यही टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो ये टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर से कम होगा टेम्परेचर तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और वो टेम्परेचर होता है स्क्रोटम का। इसीलिए टेस्टिस इसी टेम्परेचर पे गैमीट का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ईच टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस है, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट हैं। बहुत छोटे टेस्टिस में बहुत छोटे छोटे से कंपार्टमेंट होते हैं, उन्हीं कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल। और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। ये वो पार्ट है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सुनना, एक टेस्टिस, टेस्टिस एक पेयर है, एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट को बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, उनमें दो पार्ट है, एक है सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर का रीजन, एक है सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर का रीजन। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर का रीजन जो होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर का रीजन कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। इसी इंटरस्टिशियल सेल को कहते हैं लीडिक सेल। या देखो, आउटसाइड वाला स्पेस
इंटरस्टिशियल स्पेस किसके बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस। बोलते रहो जहां भी बैठे हो, सामने नोट्स रख लेना, एनसीईआरटी रख लेना, बोलते रहना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, बाहर वाला रीजन है इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें होती हैं ब्लड वेसल्स, जिसमें सेल्स हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इन्हीं सेल को लिडिक सेल बोलते हैं और यही लिडिक सेल एक हार्मोन बनाती है, हार्मोन को कहते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन का फॉर्मेशन होता है जो कराती हैं लिडिक सेल्स। और जब यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात करते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है दो टाइप की सेल, एक होती है मेल जर्म सेल, एक है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को बोलते हैं नर्स सेल, सस टेंटाकुलर सेल। फिर से सुनो, अंदर वाले रीजन में दो टाइप की सेल है। किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाले रीजन में दो टाइप की सेल है, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, सर्टोली सेल जिसका एक और नाम होता है नर्स सेल या सस टेंटाकुलर सेल। काम देखो, काम मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, इसमें मियोसिस होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस आगे आएगा। सेमिनिफेरस, इसीलिए तो कहते हैं, पूछा जाए स्पर्म का फॉर्मेशन कहां, टेस्टिस में। टेस्टिस में कहां, टेस्टिकुलर लोब्यूल में। टेस्टिकुलर लोब्यूल में कहां, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो नॉर्मली इसीलिए कहा जाता है स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कौन सी सेल्स हैं, मेल जर्म सेल। क्या होता है, मियोसिस। क्या बनता है, स्पर्म। प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगली सर्टोली सेल, नर्स सेल, सस टेंटाकुलर सेल, नाम में ही आ रहा है नर्स सेल, न्यूट्रिशन देगी, देखभाल करेगी, किसका, जर्म सेल का। तो इन जर्म सेल को न्यूट्रिशन देना इसका काम होता है सर्टोली सेल का। डायग्राम देखो, ये डायग्राम ध्यान से दिखना चाहिए तुम्हें। ये लो हम जूम करके दिखा देते हैं, ये डायग्राम तुम्हें ध्यान से दिखना चाहिए। इधर देखो, सुनना, इंटरस्टिशियल सेल है, अंदर की तरफ की बाहर की तरफ, इधर देखना, इंटरस्टिशियल सेल है, बाहर साइड वाले रीजन में इंटरस्टिशियल सेल, अंदर प्रेजेंट है मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, और ये बन रहा है स्पर्मेटोजोआ। एनसीईआरटी स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म को एक ही मान के पढ़ाती है, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कह लो। और ये है सर्टोली सेल, अपने साथ एनसीईआरटी रखो, एनसीईआरटी में ध्यान से देखना, ये जो सर्टोली सेल है उसमें आके अपना हेड इम्बेडेड कर दे रहा है स्पर्मेटोजोआ। सर्टोली सेल में स्पर्मेटोजोआ ने अपना हेड इम्बेडेड कर दिया है न्यूट्रिशन लेने के लिए। ध्यान से डायग्राम देखना, ये डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, तो एक बार फिर से देख लो, इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल बोलते हैं, एंड्रोजन का फॉर्मेशन, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल, मियोसिस होगा, स्पर्म बनेगा, सर्टोली सेल इसी डेवलपिंग जर्म सेल को न्यूट्रिशन देते हैं। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, कौन कौन सी डक्ट हैं, सुनते रहो। और अगर अभी भी ये हो रहा है तुम्हारे साथ, अगर इस टाइम पे भी ये चल रहा है कि पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो, मन नहीं कर रहा है, थक जा रहे हो, तो ये सब अब नहीं होना चाहिए। चाहे हार्श रियलिटी यही है, ये नहीं होना चाहिए। चाहे अभी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, ये चाहिए कि कुछ मजा नहीं आ रहा है तो ये सब नहीं होना चाहिए। हर चीज में मजा नहीं आता है। नीट देने जा रहे हो, 3 महीने पेपर के बचे हैं, बोर्ड देने जा रहे हो तो 1 महीने भी नहीं बचा है, और अभी भी मजा ढूंढ रहे हो तो ढूंढो फिर। सीरियसली पढ़ना है, कभी ऐसा होना चाहिए कि आदमी सीरियसली पढ़ाई करे। साल भर बहुत मजे किए हो, तो अब ऐसा है, टाइम है तो सीरियसली पढ़ो। आओ देखो देखो, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, रेडी टेस्टिस, वॉसा एफरेंसिया, एपिडिडम, ये पूरी डक्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें, टेस्टिस था, टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेडी टेस्टिस, उसके बाद आएगा
वॉसाइफ्रेंसिया। ये रास्ता याद करना है, पाथ ऑफ स्पर्म के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडी टेस्टिस, वॉसाइफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, उसके बाद वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस आगे जाके ओपन हो जाता है, वॉस डिफरेंस आगे जाके ओपन हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में, जहां से एक और डक्ट आती है सेमिनल वेसिकल की डक्ट। जब वॉस डिफरेंस आगे जाके ओपन होता है इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्म में, तो वहीं एक और डक्ट आके ओपन होती है, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। एसवीरी मतलब ऐसा कह सकते हो इजैकुलेटरी डक्ट को बनाने वाले दो हैं, वॉस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल। और सब आगे आ जाएगा यूरेथ्रा, और बाद में इसके बाद स्पर्म मेल बॉडी के बाहर। रेडी टेस्टिस, वॉसाइफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। बोलो बोलो बोलो, फिर से बोलो। रेडी टेस्टिस, वॉसाइफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा। एक चीज और याद रखना है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन याद रखना है, एपिडिडाइमिस में होता है फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म फंक्शनली मैच्योर होता है, वो एपिडिडाइमिस में होता है। पूछा गया क्वेश्चन है नीट में। नेक्स्ट अगला है, इसी डक्ट की फॉर्म में देखना, मेल एसेसरी डक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये डक्ट ये वाली है, और उसके बाद पहले ग्लैंड देखो, ये तो डक्ट हो गई, ये है ग्लैंड जिनका कुछ सेक्रीशन होता है। देखो क्या क्या है, एक है सेमिनल वेसिकल जो पेयर्ड होती है, ये याद रखना है कौन सी पेयर्ड है कौन सी अनपेयर्ड है। सेमिनल वेसिकल जो पेयर्ड है, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड है। काम देखना, वैसे कहा जाए तो तीनों एक साथ, तीनों का सेक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। तीनों का एक साथ सेक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। इस सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, एंजाइम है, न्यूट्रिशन है। स्पर्म को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, तो उसके लिए ये एसेसरी ग्लैंड वो प्रोवाइड करती हैं। एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है जो फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड के होमोलॉगस होती है, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। आओ देखें, तो मेल एसेसरी ग्लैंड में है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनका सेक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, एंजाइम्स है। पेनिस इंसेमिनेशन के लिए होता। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमीट बनाते हैं। यहां कौन होगा, टेस्टिस। गैमीट का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, इसलिए मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है। बाकी जितने भी हैं, रेडी टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वॉसाइफ्रेंसिया, ये सब सेकेंडरी हैं, एसेसरी डक्ट हैं ये सब। और पेनिस है इंसेमिनेशन के लिए। पेनिस का काम सिर्फ इतना सही है कि मेल गैमीट को जो बना है टेस्टिस में, उसको भेजना है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक, वेजाइना तक, वो है पेनिस। तो पेनिस इंसेमिनेशन के लिए। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है ये, इसका जो इनलार्ज एंड होता है ग्लांस पेनिस बोलते हैं, जो कवर्ड होता है फोर स्किन से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाता है वो वाली डक्ट कौन सी है, वो है वॉस डिफरेंस। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो लूप बना के आ रहा है वो है वॉस डिफरेंस। ये पूरा डायग्राम एनसीईआरटी सामने रखना, देखना, नहीं तो नोट्स में तो है ही। नेक्स्ट जल्दी इसलिए कर रहे हैं, चैप्टर जल्दी खत्म हो, तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो कि 5 घंटे से लेक्चर बैठ के देख रहे हो, वो टाइम नहीं है बैठ के 5 घंटे लेक्चर देखने वाला। उससे अच्छा है एनसीईआरटी खोलो, चुपचाप पढ़ लो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है और एक्सटर्नल जेनाइटलिया है। सबको एक एक करके देखेंगे। ओवरी, फीमेल में एक पेयर ओवरी, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ओवरी में गैमीट, ओवम, तो जहां भी गैमीट बनेगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जैसे यहां ओवरी है, पेयर्ड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओवम बनाती है। ओवरी से कुछ ओवेरियन हार्मोन भी रिलीज होते हैं। ओवरी की साइज है 2 to 4 सेंटीमीटर। ओविडक्ट, ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी पेयर्ड होती है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, एक इस तरफ बना है, एक इस तरफ बना है, तो दोनों फैलोपियन ट्यूब ही है। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जो पेयर्ड है। यूट्रस, यूट्रस सिंगल है,
इसको वुम्ब बोलते हैं, इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। यूट्रस सिंगल है, वुम्ब बोलते हैं इन्वर्टेड, जैसे नाशपाती को उल्टा करके रख दो, इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। शेप वेप नहीं पूछा जाएगा। आगे यूट्रस के आगे सर्विक्स है, सर्विक्स से आगे फिर वेजाइना होता है, और उसके बाद है ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया। देखो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या है। अच्छा, यहां से लेकर के ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, इनको बोलते हैं एसेसरी डक्ट। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में देखो क्या क्या है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस जो फैटी टिश्यू का बना है, जहां फैटी टिश्यू प्रेजेंट है, स्किन है और वहां प्यूबिक हेयर्स ग्रो करते हैं, जिसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, प्यूबिक हेयर्स। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा है सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करने वाला जो लेयर है वो है लेबिया मेजोरा। उसके जस्ट नीचे जो स्किन की फोल्ड है, टिश्यू की फोल्ड है, लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे वो है लेबिया माइनोरा। हाइमेन जो वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है, हाइमेन जो वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है, उसी के नीचे एनसीईआरटी लिखती है कि हाइमेन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना इस बात का प्रूफ नहीं है कि फीमेल सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, क्योंकि हाइमेन जनरली फर्स्ट क्वाइटस में ब्रेक हो जाती है, लेकिन इसका रीजन ये भी है कि हाइमेन हॉर्स राइडिंग से, साइकिलिंग से या फिर कोई भी एथलेटिक्स गेम खेलते टाइम भी ब्रेक हो सकती है, या नॉर्मली भी हाइमेन ब्रेक हो सकती है। हाइमेन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि फीमेल सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। देखो नेक्स्ट है क्लाइटोरिस, टाइनी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट है। याद ये रखना है कि ये प्रेजेंट कहां है, एट द जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेजोरा, जहां दो लेबिया मेजोरा आकर के मिलती हैं उसी के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। लेबिया मेजोरा नहीं, लेबिया माइनोरा, दोनों लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे आके मिलती है क्लाइटोरिस, जहां दोनों लेबिया मेजोरा जो टिश्यू, लेबिया माइनोरा जो टिश्यू की फोल्ड थी, उन दोनों लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे प्रेजेंट है क्लाइटोरिस। एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, याद रखना यूरेथ्रल ओपनिंग से ऊपर, यह है क्लाइटोरिस। ये डायग्राम देखो एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग सारी चीजें हमने इसी डायग्राम में मेंशन किया है। सुनना ध्यान से, एक मिनट रुकना, शाबाश, बढ़िया। देखना ये कंप्लीट डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहां देखना, सबसे पहले यहां की बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। सुनते जाओ, याद हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं तीन, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। इनफंडिबुलम के नीचे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं, जो ओवम को कलेक्ट करता है। फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट बोलेंगे तीन, फैलोपियन ट्यूब को फिम्ब्री फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। फैलोपियन ट्यूब में तीन ही पार्ट बोलेंगे, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। कहते हैं इनफंडिबुलम वो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, वो पार्ट जो सबसे ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट होता है, ओवरी के सबसे पास होता है, वो पार्ट है इनफंडिबुलम। फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के सबसे क्लोजर है, सबसे पास में है, वो है इनफंडिबुलम। उसके जस्ट ऊपर उसके जस्ट ऊपर वाइडर पार्ट है एम्पुला। एम्पुला वो पार्ट है जहां पे यहां ओवम रिलीज होगा तो ये यहां पे आके स्पर्म का वेट करती है। वो पार्ट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। किसी की पुरानी एनसीईआरटी होगी तो वहां एम्पुलरी स्थमस जंक्शन लिखा होगा, वो काट दो। बहुत पहले ही एनसीईआरटी ने सुधार कर लिया है, जिसमें ये लिख दिया है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट एम्पुलरी रीजन। तो एम्पुला वो पार्ट है जहां फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडर पार्ट है। उसके आगे का पार्ट स्थमस है जो ज्वाइन होता है यूट्रस से। स्थमस वो पार्ट है जो यूट्रस से ज्वाइन है, नैरो ल्यूमेन है, मतलब वहां कैविटी कम है। नेक्स्ट, ये पार्ट है यूट्रस का। यूट्रस की लेयर होती है तीन, पहले यूट्रस वाली लेयर देखो,
और ये बिल्कुल याद हो जाए, रट जाए। आउटर टू इनर बोल रहे हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। यूट्रस की वॉल लेयर है 3, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, मिडिल वाली मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली इंडोमेट्रियम। सुनना ध्यान से, सबसे बाहर की बात करें पेरीमेट्रियम, थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बाकी दोनों के बारे में पूछा जाएगा। जो इंडोमेट्रियम वाली लेयर है वो थिक है, स्मूथ मसल की बनी है, और स्मूथ मसल की बनी है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी के डिलीवरी के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन, भयानक कॉन्ट्रेक्शन होता है मायोमेट्रियम में, एक हार्मोन की वजह से, हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। और जब इसमें अंदर की तरफ से कॉन्ट्रेक्शन लगता है मायोमेट्रियम में, तो बेबी बाहर की तरफ, वेजाइना की तरफ, बर्थ कैनाल की तरफ पुश होता है। मायोमेट्रियम, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, हार्मोन ये कराता है ऑक्सीटोसिन। सबसे अंदर की लेयर है इंडोमेट्रियम, जो कि ग्लैंडुलर है, साइक्लिकल चेंज इसी में होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो साइक्लिकल चेंज देखने को मिलता है वो होता है इंडोमेट्रियम वाली लेयर में, इसी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और यही इंडोमेट्रियम की लेयर टूटती है, बनती है, डीजनरेट होती है, ये इंडोमेट्रियम वाली लेयर होती है। देखो, तो याद क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी वो है मायोमेट्रियम में, और साइक्लिकल चेंज है इंडोमेट्रियम में। नेक्स्ट, उसके आगे का पार्ट है सर्विक्स। सर्विक्स के आगे है सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिल करके बनाते हैं बर्थ कैनाल, और यही साइड में प्रेजेंट होती है एक और छोटी सी ग्लैंड जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जैसे मेल में है बल्बो यूरेथ्रल, वैसे फीमेल में है बार्थोलिन। जैसे मेल में है बल्बो यूरेथ्रल, वैसे फीमेल में है बार्थोलिन। यहां होती है बार्थोलिन ग्लैंड, और ये बार्थोलिन ग्लैंड दो काम करती है, एक तो लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती है, दूसरी इसका जो वाटरी सेक्रीशन होता है वो वेजाइना का पीएच जो है वो न्यूट्रलाइज कर देती है। वैसे नॉर्मली वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम होता है बार्थोलिन ग्लैंड का, उसका जो सेक्रीशन होता है। होमोलॉगस है मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। चलो, फीमेल में मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, अच्छा, मेमरी ग्लैंड का पाया जाना मैमल्स का कैरेक्टर है, लेकिन फंक्शनल मेमरी ग्लैंड का पाया जाना सिर्फ फीमेल मैमल्स का कैरेक्टर है। मेमरी ग्लैंड का पाया जाना मैमल्स का कैरेक्टर है, मेल फीमेल दोनों, लेकिन फंक्शनल मेमरी ग्लैंड का होना वो फीमेल मैमल्स का कैरेक्टर है। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाथ ऑफ मिल्क सिक्रीशन। सबसे लास्ट में हो गए मेमरी लोब्स, फिर मेमरी एल्वियोलाई, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, और उसके बाद निप्पल एंड मिल्क सक्ड आउट। मेमरी लोब, मेमरी एल्वियोलस, मेमरी डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, फिर निप्पल। फिर से बोलो, मेमरी लोब, मेमरी एल्वियोलाई, मेमरी डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट। एक पेयर मेमरी ग्लैंड होती है, और एक मेमरी ग्लैंड में 15 to 20 मेमरी लोब्स होते हैं। पीछे वाली एक मसल याद रखना है, इस तरफ रिब्स प्रेजेंट होती है, इस तरफ रिब्स के बीच की मसल्स हैं, और यहां सबसे अंदर की तरफ जो मसल होती है वो होती है पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर सबसे अंदर की तरफ वाली मसल है, इसको याद रखना है। और मेमरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन होता है जो बेबी के डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। मेमरी ग्लैंड कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, फिर से याद रखना, मेमरी ग्लैंड कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। देखो फिर क्या है, सुनो, मेमरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। मिल्क, देखना, मिल्क रिलीजिंग हार्मोन वो होता है मिल्क रिलीजिंग हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, और इसमें मिल्क फॉर्मेशन कराने वाला हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। मिल्क बनाने के लिए जो सपोर्ट करता है हार्मोन वो है प्रोलैक्टिन, और मिल्क रिलीज करने में जो हेल्प करता है वो है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट,
अगला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन, oogenesis फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन। आओ देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सबसे पहले कहां हो रहा है स्पर्म का फॉर्मेशन? टेस्टिस में। टेस्टिस में कहां? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल आगे कहां? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन सी सेल? मेल जर्म सेल, जिसका एक और नाम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, इसमें ग्रोथ हुई तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दोनों देखना, सबसे पहले थी डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल मतलब मेल है तो 44 प्लस XY टोटल क्रोमोसोम 46। ग्रोथ हुआ, कुछ स्पर्मेटोगोनिया बदल गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, अभी सिर्फ ग्रोथ हुआ है, माइटोसिस हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे जितने स्पर्मेटोगोनिया में थे। यहां 46 क्रोमोसोम तो यहां भी 46 क्रोमोसोम, ये डिप्लॉयड तो ये भी डिप्लॉयड, लेकिन यहां हो गया मियोसिस, और मियोसिस हो गया तो बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और अगर मियोसिस हुआ है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, एक सेल से 2 सेल बना। यहां क्रोमोसोम नंबर 46 था, 2n था। 46 मतलब 44 ये और XY ये 2n है। मियोसिस हुआ, हेप्लॉयड सेल बन गई, और हेप्लॉयड में 22 प्लस X और ये 22 प्लस Y। क्वेश्चन पूछा जाता है मियोसिस फर्स्ट टेक्स प्लेस इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और अगर कभी सेल पढ़ा हो तो वहां जानते हो मियोसिस 2 होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस होती है तो 4 नई सेल बनती हैं। मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 नई सेल बनी, फिर मियोसिस सेकेंड होगा, 2 और नई सेल बनेंगी। यहां से 22 प्लस X था, उसमें मियोसिस सेकेंड हुआ तो 22 प्लस X, 22 प्लस X मतलब 2 और नई सेल बनी। यहां से 22 प्लस Y था तो इसका मतलब 2 और नई सेल बनी। तो अगर कंप्लीट देखा जाए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस हुआ तो ये 4 नई सेल बनती हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर उन दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे बनता है स्पर्मेटिड। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए और इनको जो 4 नई सेल बनी है इसको स्पर्मेटिड कहते हैं, इनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, इनको स्पर्मेटिड कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट टेक्स प्लेस इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस सेकेंड टेक्स प्लेस इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? 2। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड? 2। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड? 4। याद रखना पड़ेगा, फिर से चलो। ये 4 स्पर्मेटिड बन गए, और स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाना, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाना, इसको एनसीईआरटी स्पर्म कह दी है, उसको मियोजेनेसिस है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाना, मैच्योर होकर के स्पर्मियोजेनेसिस। और ये स्पर्म बना है हैप्लॉयड, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देख लो। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, डिप्लॉयड है, मियोसिस हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हैप्लॉयड है, मियोसिस सेकेंड हुआ, स्पर्मेटिड बना, डिफरेंशिएट होकर के स्पर्मेटोजोआ बन गया। डायग्राम ये वाला, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, सर्टोली सेल है न्यूट्रिशन देने के लिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n हमने लिख दिए, सब लिख लेना एनसीईआरटी में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है 2n है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n है, स्पर्मेटिड n है, स्पर्मेटोजोआ n है, हैप्लॉयड हैप्लॉयड हैप्लॉयड। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या क्या है सुनो, स्पर्म के स्ट्रक्चर में है क्या क्या सुनो। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये 4 पार्ट याद रखने हैं, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। फिर से देखना, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। हेड वो वाला, अच्छा पहले तो ये याद रखो, स्पर्म का चाहे हेड हो, मिडिल पीस हो, नेक हो, टेल हो, कोई भी पार्ट हो, कंप्लीटली कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म को पूरी तरह से हेड से लेके टेल तक कवर करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके हेड वाले रीजन में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये लिखा है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। हेड वाले रीजन में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है तो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कितना? हैप्लॉयड।
और हेड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है एक्रोसोम। एक्रोसोम में भरा होता है एंजाइम, किसके लिए? जो फर्टिलाइजेशन में काम आएंगे, जो ओवम की कोरोना रेडिटा और जोना पेलोसिडा को ब्रेक करने में काम आएंगे। तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने वाला एंजाइम हेड के ऊपर एक्रोसोम में प्रेजेंट है। नेक है, नेक के बारे में कुछ नहीं याद रखना है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होता है। इसके मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होता है। इसी स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया को नेबेनकर्न शीथ कहते हैं, याद नहीं रखना है, नेबेनकर्न शीथ कहते हैं। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया है मतलब ये एनर्जी चैम्बर है, ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्यों चाहिए एनर्जी? क्योंकि जब स्पर्म जाके आगे रिलीज हो जाएगा वेजाइना में, उसको जाना पड़ेगा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक और वहां तक जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। टेल का मूवमेंट कराना पड़ेगा और वो मूवमेंट के लिए एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से देखो, तो टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी देगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए एनर्जी, मिडिल पीस को इसीलिए एनर्जी चैम्बर कहते हैं। आगे, पर इजैकुलेशन, मेल बॉडी से सीमन का रिलीज होना जिसमें स्पर्म भी प्रेजेंट है। तो पर इजैकुलेशन, जब इजैकुलेशन होता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं एक बार में। पर इजैकुलेशन 3 to 4 ml सीमेन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं और उसमें से नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए चाहिए एक स्पर्म, लेकिन नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म जो होने चाहिए वो नॉर्मल शेप और साइज के लिए होने। फर्टिलाइजेशन करेगा एक ही स्पर्म, लेकिन नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए इसका 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिसकी शेप और साइज नॉर्मल हो। और उस 60 का 40% ऐसे हो जिनमें विगरस मोटिलिटी हो, मतलब बहुत तेज भाग सकते हो। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए और उस 60 का 40% ऐसे हो जिनमें विगरस मोटिलिटी हो, उसेन बोल्ट के खानदान से हो। देखो नेक्स्ट, oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना, oogenesis ओवम का बनना, फीमेल गैमीट का बनना। एक अंतर देखना ध्यान से, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है मेल में प्यूबर्टी आने के बाद, oogenesis स्टार्ट हो जाती है फीमेल में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब फीमेल मदर के यूट्रस में थी उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है oogenesis, अरेस्ट रहता है। देखो कैसे कैसे, ये वाले डायग्राम को ध्यान से देखना अगर दिख रहा हो, ये भी देखना, ये भी देखना। पहले ये वाला देखो, अप टू 25th वीक ऑफ फीटल लाइफ कह रहा है जब यूट्रस में एम्ब्रियो 25th वीक का है, फीटल लाइफ जब फीटस 25th वीक का है उस टाइम पे फॉर्मेशन हुआ है oogoनियम का। जैसे वहां था स्पर्मेटोगोनियम, यहां है oogoनियम। oogoनियम में क्रोमोसोम है 46 और अगर वैसे कर दें सेक्स क्रोमोसोम को अलग करके तो 44 + XX। ये सेल ग्रो हुई, ग्रो हो करके कुछ सेल ने बनाया प्राइमरी oocyte और ये चल रहा है अभी फीटल लाइफ, प्राइमरी oocyte जिसमें क्रोमोसोम नंबर है 46, 44 + XX, 2n है, डिप्लॉयड है। और इस प्राइमरी oocyte में जैसे वहां मियोसिस हुआ था वैसे यहां मियोसिस होगा। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट, लेकिन अंतर यह है कि वहां मियोसिस फर्स्ट हुआ भी और तुरंत कंप्लीट भी हो गया और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया था। यहां प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होगा लेकिन वो अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा प्रोफेज फर्स्ट में, सेल डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में। और प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी स्टेज? डिप्लोटीन। फिर से सुनो, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हुआ और वो अरेस्ट हुआ, रुक गया प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में। अब हुआ बर्थ, चाइल्डहुड, फिर आई प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद जैसे प्यूबर्टी आई मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ बट अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ और जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो प्राइमरी oocyte में डिवीजन होगा और डिवीजन होगा तो 1 से 2 सेल बनेंगी। वहां तो 2 सेल बनती थी मेल में और इक्वल साइज की बनती थी,
लेकिन यहाँ अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक प्राइमरी oocyte से कितने सेकेंडरी oocyte? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? 2। एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बनता है, जिसमें बहुत कम साइटोप्लाज्म गया है, वो पोलर बॉडी है, छोटी पोलर बॉडी, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम है। यहाँ भी 23 क्रोमोसोम, यहाँ भी 23 क्रोमोसोम, 22 + x, 22 + x। तो एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte। उसके बाद ये आया एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड हुआ। फिर कहानी, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट तो हुआ लेकिन अरेस्ट हो गया मेटाफेज सेकेंड में। मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हुआ था प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में। मियोसिस सेकेंड अरेस्ट हुआ है मेटाफेज सेकेंड में। उसके बाद होगा ओवल्यूशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्यूबर्टी आ गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवल्यूशन, ओवम का रिलीज होना, और ओवम रिलीज होता है तो वो ओवम ना करके उसको कायदे से सेकेंडरी oocyte कहते हैं। यही सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डे पे। और अगर ओवम रिलीज हुआ और वो जाकर के एम्पुला पे रुका हुआ है, उसी टाइम पे स्पर्म भी आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर मान लो उसी टाइम पे स्पर्म आया तो कह रहा है विद इन, लेकिन कितने देर में? विद इन 48 आवर्स ये ओम सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और इंतजार करेगा 48 आवर्स तक। और अगर उसी टाइम पे स्पर्म की एंट्री हो गई तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा और फिर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा। मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा जैसे ही स्पर्म ने ओवम को टच किया। अब सेकेंडरी oocyte का नाम बदल के उसी को ओवम कह देते हैं, oocyte कह देते हैं, ओवम या oocyte। और ये हो गया सेकेंड पोलर बॉडी, और इसी को कहते हैं oogenesis। आओ फिर से देखो, एक बार यहां ध्यान से देखना है, फिर इसको देखना है। oogonia है, नॉर्मल याद करना हो तो याद कर लो, oogonia है, डिप्लॉयड है, प्राइमरी oocyte है, डिप्लॉयड है, सेकेंडरी oocyte मियोसिस के बाद बनी है, हैप्लॉयड है, वहां से ओवम का फॉर्मेशन। और ये सेकंड, ये फर्स्ट पोलर बॉडी, ये सेकंड पोलर बॉडी। याद क्या रखना है, जब वहां पढ़े थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ एक प्राइमरी oocyte से दो नहीं, एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा। जितना पोलर बॉडी में होगा उतना ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी oocyte में होगा। नेक्स्ट, प्राइमरी oocyte देखना वहां से, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte को सराउंड करने वाली जो सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय प्राइमरी फॉलिकल। जब प्यूबर्टी आती है तो पर ईच ओवरी में, एक एक ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल जो बचते हैं वो 60,000 to 80,000, वैसे बने थे मिलियंस में प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte बने थे मिलियंस में, लेकिन प्यूबर्टी आते आते बाकी सब डिजेनरेट हो गए। फिर से सुनो ध्यान से, बनते हैं ये प्राइमरी oocyte, बनते हैं मिलियंस में, प्यूबर्टी आने तक बाकी प्राइमरी oocyte डिजेनरेट हो जाते हैं, बच एक एक ओवरी में 60 to 80,000 बची रह जाती है। रिलीज सब नहीं हो पाती है, फिर से ध्यान से सुनना, एक ओवरी में 60 to 80,000 प्राइमरी oocyte या कह दो प्राइमरी फॉलिकल बचा रह गया है। 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल इस ओवरी में, 60 to 80,000 इस ओवरी में, दोनों ओवरी में 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचे हैं प्यूबर्टी आने के बाद। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आई तो रिलीज सिर्फ एक ही प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte एक ही रिलीज हुआ। और ऐसे मान लो किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई 12 या 13 इयर्स की एज में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जाके सीज हो जाती है, बंद हो जाती है 50 to 52 इयर्स के आसपास। तो ऐसे अगर मान लो मैक्सिमम मेंस्ट्रुअल साइकिल चली, मान लो फीमेल कभी प्रेग्नेंट भी नहीं हुई और मैक्सिमम मेंस्ट्रुअल साइकिल चली तो कितने, 40 साल तक, 40 साल, और एक साल में 12 महीने, तो टोटल मंथ हो गए 480, 480।
तो जो प्राइमरी फॉलिकल जो प्राइमरी oocyte रिलीज हो पाए वो केवल कितने हो पाए? प्राइमरी oocyte मतलब आगे सेकेंडरी oocyte बन करके जो रिलीज हो पाए वो कितने हो पाए? केवल 480 मैक्सिमम, बाकी बचे रह जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और कुछ एक साथ इकट्ठा होकर के थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने लग जाते हैं। इसीलिए कुछ फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के बाद 50 इयर्स के बाद हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये बचे हुए प्राइमरी फॉलिकल रिलीज करने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा टेस्टोस्टेरोन। सुनो, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कैसे? यहां सुनो, ये था प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से आगे सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल आगे टर्सरी फॉलिकल में, और टर्सरी फॉलिकल बदल जाती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। जो टर्सरी फॉलिकल होती है उसको पहचानते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम से। याद रखना है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम प्रेजेंट होता है टर्सरी फॉलिकल में। फिर बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा और याद रख लो, इसी साल नीट में पूछा जाएगा फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्या होती है? एंट्रम। फिर बोल रहे हैं, इसी साल आएगा फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है एंट्रम, कहां प्रेजेंट है? टर्सरी फॉलिकल में। यह है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जो रप्चर होती है तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और ये सेकेंडरी oocyte को सराउंड करने के लिए है जोना पेलोसिडा। सेकेंडरी oocyte के बाहर वाली लेयर है जोना पेलोसिडा, उसके भी बाहर है कोरोना रेडिएटा। तो मैच्योर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ग्राफियन फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है जिसके बाहर लेयर है जोना पेलोसिडा। ये वाला डायग्राम देखना, वहां ब्लैक एंड व्हाइट बन के आता है, समझ में नहीं आता है। ये है ब्लड वेसल्स, ये है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल के बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। और ये जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया तो बाकी बचा हुआ पार्ट कहलाता है कार्पस ल्यूटियम। ये मैच्योर, ये है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, अंदर प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई, सेकेंडरी oocyte बाहर, सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद जो कुछ बचा रह गया उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यही प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, ये कार्पस ल्यूटियम मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस एल्बिकन्स में। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, मेल में है हाइपोथैलेमस, और ये कह रहा है हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच। मेल में हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ जीएनआरएच। जीएनआरएच अपना स्टिमुलेशन देगा, काम करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे, तो इंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करेगी, एक आईसीएसएच और दूसरा एफएसएच। आईसीएसएच को कहते हैं एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को आईसीएसएच भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थोड़ा जल्दी जल्दी चलना, थोड़ा ध्यान से सुनना, देखना। जीएनआरएच ने काम किया इंटीरियर पिट्यूटरी पे, इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज किया एलएच और एफएसएच। एलएच काम करेगा लिडिक सेल पे, लिडिक सेल रिलीज करेगी टेस्टोस्टेरोन। एफएसएच काम करेगा सर्टोली सेल पे, सर्टोली सेल बनाएगी एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनेगा तो ये कंसंट्रेट करेगा टेस्टोस्टेरोन को। एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर से सुनो, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ क्या? एलएच और एफएसएच। कब रिलीज हुआ? जब जीएनआरएच आया है, कहां से? हाइपोथैलेमस से। ये एलएच और एफएसएच, एलएच काम करेगा लिडिक सेल पे, एफएसएच काम करेगा सर्टोली सेल पे। एलएच काम किया लिडिक सेल पे, लिडिक सेल ने रिलीज किया टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रोथ कराएगा, मेल हार्मोन है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। जब कभी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत एक्सेस हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन का एक्सेस या बढ़ा हुआ लेवल निगेटिव फीडबैक देगा इंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को। तो यहां से एलएच कम हो जाएगा, एलएच कम हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन का रिलीज थोड़ा कम हो जाएगा। इधर है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल बनाती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टोस्टेरोन को और ज्यादा थिक कर देता है, कंसंट्रेट कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस का रेट बढ़ जाता है। और अगर रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ जाता है तो यही एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाए तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं इनहिबिन, और ये इनहिबिन सर्टोली सेल ही रिलीज करती है, सर्टोली सेल रिलीज करती है इनहिबिन, और इनहिबिन निगेटिव फीडबैक देता है इंटीरियर पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को।
यहाँ से कम हो जाता है FSH, ABP कम हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस